हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। माई सेल्फ आदिल अशरफ एंड आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो चलिए बेटा अब हम जो है डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो सबसे पहले मैं रे ऑप्टिक्स में आज जो है इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट क्लास के आखिरी के 5-6 मिनट में पढ़ा था, क्योंकि वीडियो जो है वो 5-6 सेकंड पहले कट हो गया था। तो एक बार मैं फिर से रिकैप करवाऊंगा जो हमने आखिरी के 10 मिनट में पढ़ा था, सो दैट किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, फिर हम प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। एक बार वो डिस्कस हो जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। अगर दो मिरर पैरेलल होंगे तो कैसे इमेजेस निकालेंगे, अगर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो कैसे नंबर ऑफ इमेजेस निकाले जाते हैं। सर अगर वो किसी भी एंगल पे होंगे तो कैसे नंबर ऑफ इमेजेस निकाले जाते हैं, वो चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो आखिरी वाले पार्ट में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में डिस्कशन बोला था। मैंने आप सबको बोला था क्योंकि ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं एक बार जो है यहां पर रिकैप करने के लिए लिख कर लाया हूं। तो सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर आपने बताया था ऑब्जेक्ट होता है अगर दो जहां पर इंसिडेंट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जहां पर इंसिडेंट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट को हम सर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं सर, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं सर। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और सर दूसरा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आपको इंसिडेंट रे एक दूसरे से दूर जाती हुई लगे, क्या दिखे? इंसिडेंट रेज एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही है। अगर इंसिडेंट रेज एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, दैट मींस अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग हो रही होगी, क्या हो रही होगी? डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होगी, तो आपको समझ लेना है ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे पास क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारे पास डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होती है तो मैं आपको बोलूंगा रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर। लेकिन सर अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्ज होने की कोशिश कर रहे हो, अगर इंसिडेंट रेज किसी जगह मिलने की कोशिश कर रही हो, कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको समझ लेना है वो वहां पे जो है हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। बस आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो रद्दी बातें याद रखी है, मिरर के आगे होगा, पीछे होगा, आगे होगा तो ये होगा, पीछे होगा तो वो चीजें याद नहीं रखनी है, फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये दो बातें याद रखोगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। सर क्या आपने समझाया? ऑब्जेक्ट होता है सर इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होता है मेरे बेटा, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर रियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जहां पर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होती है, कन्वर्जिंग सर, और जो हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जहां पे रेज एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए जो है मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और यहां पर जो है एक पॉइंट है O, इससे रेज जो है ऐसे निकल रही है और वो इस मिरर के ऊपर पड़ रही है। ऑब्वियसली जब वो इस मिरर के ऊपर पड़ेंगे, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगी। दैट मींस जो रे है वो इस तरफ भाग जाएगी। क्लियर है? इतना सही है सर। यहां पर भी जो है आप नॉर्मल ड्रॉ करिए सर, जितना जो है इंसिडेंट रे यहां पर एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाएगी और ये रे यहां से चली जाएगी। दैट मींस सर हमें पता होता है, और मैं आपको भी पढ़ाऊंगा जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे किसके? प्लेन मिरर के। जितना इससे दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इससे क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। तो दैट मींस यहां पर जो है रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे सर इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है। दैट मींस सर ये तो एक्चुअल में नहीं मिलेगी, ये कहीं यहां पर जो है मिलने की कोशिश करेंगे। वैसे ये चीज जो है अगर आपको समझ नहीं आई, ये चीज 10 मिनट के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। जब हम प्लेन मिरर के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें हम समझेंगे, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ वगैरह करा जाता है। ठीक है सर, बस आपको यहां पर देखना है। यहां पर देखिए सर, ये जो पॉइंट O है सर, यहां से रेस दूर जा रही है, दैट मीन डाइवर्ज हो रही है, तो सर ये मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्या क्लियर हुई डेफिनेशन? हाँ सर। सर यहां पर जो है रिफ्लेक्टेड रेज जो है सर
ये एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे दूर जा रही है, दैट मींस ये कभी मिलेंगी नहीं। अब मैं इनको जबरदस्ती जो है पीछे अपियर करवाना चाहता हूं, दैट मींस यहां पर जो है जबरदस्ती मिलाया मैंने, तो यहां पर मेरे पास जो है वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। सर ये भी आपने नहीं समझा, ये मैं यहां पर समझाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको रियल ऑब्जेक्ट समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा था। आई होप जो है आप जो समझ गए होंगे रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी आप मिरर को गोली, इसको जो है इसको गोली मारिए आप, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी आपको रियल ऑब्जेक्ट समझ आ गया, ठीक है सर। यहीं पे अगर मैं आपको जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझाना चाहूंगा, मान लीजिए यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहां से दूसरी इंसिडेंट रे आ रही है, क्योंकि जो रे मिरर की तरफ आ रही होती है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है सर। ये रेज तो सर एक दो, अगर मैं मिरर हटा दूं तो सर ये एक रेज एक दूसरे के पास आना चाह रही है। ये देखिए यहां पे दूर है, जितना जितना आगे बढ़ रही है उतना इतना पास आने की कोशिश कर रही है, दैट मींस ये कन्वर्ज हो रही है। तो दैट मींस सर आप कहना चाहते हो यहां पर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या इतना चीज क्लियर हुआ? आई होप जो ये चीजें आपको बहुत क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया है इमेज के बारे में, मैंने आपको क्या बोला है, इमेज होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं। सर इमेज क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है सर। अब हम जो है इमेज को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक इमेज हमारे पास होता है जिसको हम रियल इमेज बोलते हैं, और एक इमेज हमारे पास होता है जिसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है सर। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इमेज जो है रियल इमेज है और कौन सी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है? अगर जो है रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज सचमुच एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, सचमुच एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो आपको समझ जाना है ये हमारे पास रियल इमेज होगा, जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज होगा। दैट मीन जहां पे सच में रेज मिलेगी, जहां पर सच में रेज मिलेंगी वहां पर रियल इमेज हमें मिलती है। यहां पर अलग डेफिनेशन है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज से समझते हैं। अगर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज तो रियल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो यहां पे इंसिडेंट रेज से हमें पता चलेगा रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पर जो है इमेज कैसे बनती है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज से, उनके इंटरसेक्शन से। अब अगर जो है हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज सचमुच एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो हम बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट मिलेगा, रियल ऑब्जेक्ट सॉरी रियल इमेज हमारे पास बनेगी। लेकिन अगर जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू, यानी कि वो सचमुच नहीं मिल रही है, हमें उनको पीछे जबरदस्ती एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा, तो दैट मींस हम बोलेंगे हमने झूठ में इनको जबरदस्ती एक्सटेंड करके मिलाया है। तो वैसी इमेज जो होती है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? वही इमेज हमारे पास क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे जो है इसके ऊपर कुछ सवाल डिस्कस करेंगे सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हाँ तो चलिए अब हम जो है इन सवाल से कुछ और चीजें जो है सीखने की कोशिश करेंगे। आपको जो है इन सवाल से सीखना है कहां पे हम बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट है और कहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कहां पे रियल इमेज है, कहां पे वर्चुअल इमेज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे आप बोलोगे सर ये जो रेज है ये मिरर की तरफ जा रहे हैं, ये मिरर की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस ये रे और ये रे सर मेरे पास इंसिडेंट रेज होंगी, ठीक है सर। सर ये इंसिडेंट रेज एक दूसरे से दूर दूर जा रही है, दैट मींस सर ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है। अगर ये डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है तो सर आपने बोला था फिर ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, फिर ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। और सर देखिए यहां पर रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये रे मिरर से दूर जा रही है, दैट मींस ये और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे होगी। लेकिन ये तो सर यहां से कभी नहीं मिलेगी, तो सर इनको जबरदस्ती मिलाया गया है। तो अगर रे जबरदस्ती मिलाया गया है तो उनको डॉटेड लाइन से दिखाया होगा, दैट मींस ये एक्चुअल में तो नहीं मिलेगी, इनको अब जबरदस्ती मिलाया गया है, तो दैट मींस ये मेरे पास वर्चुअल इमेज होता है। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ। सर ये लेंस है, अभी हमने लेंस नहीं पढ़ा है, ये डायग्राम आपको वहीं से दिया होगा, सिर्फ चेक करना है आपको, सिर्फ आपको बस देखना है
ये रियल है या वर्चुअल है, ये बनेगा कैसे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है सर, ये जो पॉइंट है सर, देखिए ये जो रेज है ये लेंस की तरफ जा रही है, दैट मीन्स ये इंसिडेंट रेज है, और सर ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो दैट मीन्स सर ये मेरे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा इधर। सर यहां पर ये सर मिरर सॉरी लेंस से दूर जा रही है, लेंस से दूर जा रही है। अगर ये लेंस से दूर जा रही है दैट मीन्स ये रिफ्लेक्टेड रेज सॉरी रिफ्रैक्टेड रेज होगी, रिफ्रैक्टेड क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन होगा इनका। तो चलिए वो रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्रैक्टेड फिलहाल आपके लिए आपको ये बात देखना है, ये क्या है मिल रही है एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे सॉरी रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ पर एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, क्या इनका एक्चुअल में मीट हो रहा है, हाँ सर ये एक्चुअल में मिल रही है, दैट मीन्स सर इधर हमारे पास रियल इमेज बनेगी। क्या आपको ये अच्छे से समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ आ गया तो थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये पॉइंट ए है, बी है और ए और बी है, पॉइंट ओ ए बी है। सर सबसे पहले ओ को देखिए, सर देखिए ये जो है सर यहां पर इंसिडेंट रेज जो है सर ये लेंस 1 की तरफ जा रही है, दैट मीन सर ये इंसिडेंट रेज है, तो दैट मीन लेंस 1 के लिए पॉइंट ओ क्या हो जाएगा सर, ये इसका रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर लेंस 2 के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, ये तो खत्म हो गया, इसका रेज यहां इसके आगे क्या है लेंस 2 है, दैट मीन इसके लिए पॉइंट ओ कुछ नहीं है, इसके लिए पॉइंट ओ कुछ नहीं है। तो चलिए पॉइंट नंबर अब ए को देखते हैं। तो देखो यहां अगर मैं इसको ए के हिसाब से देखूं तो लेंस 1 से अगर मैं 1 के हिसाब से देखूं तो आप बोलोगे सर ये तो रिफ्रैक्टेड रेज है, ये तो सर रिफ्रैक्टेड रेज है, ये इससे दूर जा रही है, तो लेंस 1 के लिए ये तो इमेज बन गई क्योंकि सर ये रिफ्रैक्टेड रेज है और एक्चुअल में मिल रही है, दैट मींस पॉइंट ए इसके लिए क्या बन गया, इमेज बन गया। सर ये इसके लिए कौन सी इमेज बन गया, रियल इमेज, क्योंकि सच में मिली है। लेकिन अगर मैं लेंस 2 को देखूंगा ये बोलेगा यहां से रेज मेरी तरफ आ रही है, तो दैट मींस ये इसके लिए इंसिडेंट रेज हो गई, इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसकी जो ये जो रेज देखेगा इसको लगेगा लेंस 2 को ये मेरी तरफ आ रही है, जब ये लेंस की तरफ जा रही होगी इस लेंस के लिए ये रेज क्या हो गई सर, इसके लिए ये इंसिडेंट रेज हो गई, और ये दूर जा रही है। इंसिडेंट रेज अगर दूर जा रही हो तो सर रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है, दैट मींस ये इसके लिए हो गया रियल ऑब्जेक्ट। बहुत जबरदस्त केस सर, इस लेंस के लिए ये रियल इमेज और इस लेंस के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया, तो सर ठीक है। अब जो है सर ये क्या है बी, आप देखोगे इधर क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है और एक्चुअल में मिल रही है, तो सर लेंस 2 के लिए सर जो पॉइंट बी है, लेंस 1 के लिए पॉइंट बी क्या है, कुछ नहीं, इसके बीच में L2 आ गया, दैट मींस इसके लिए कुछ नहीं है। लेंस 2 के लिए पॉइंट बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज इसकी एक्चुअल में मिल रही है, तो दैट मींस रियल इमेज बनेगी। आई होप जो है ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो इसको नोट करिए, फिर हम कुछ और सवाल जो है इसी तरीके से और डिस्कस करेंगे। हाँ तो चलिए अब हम कुछ और सवाल करते हैं सो दैट आपका जो है कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यहां पर देखो सर ये जो है इससे रेज निकल रही है और वो मिरर के ऊपर पड़ रही है, दैट मींस सर ये इंसिडेंट रेज है और सर ये दूर जा रही है, तो सर अब तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं सर ये रियल ऑब्जेक्ट है, और सर ये रेज तो दूर जा रही है। पीछे अगर मैं इनको सर एक्सटेंड करवाऊंगा तो सर ये यहां कहीं मिलेंगी, लेकिन यहां मिरर ये तो सर एक्चुअल में दूर जा रही है, दैट मीन एक्चुअल में नहीं मिलेगी, इनको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, दैट मीन सर यहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर हुआ इतना चीज? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहां पर हमने एक लेंस लगाया है, तो यहां पर जैसे ही रेज जो है ये पैरेलल रेज है, और जब भी आपको पैरेलल रेज आती हुई नजर आ जाए तो आपको समझना है ये कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आती है, याद रखना, दैट मींस ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे होगा तभी पैरेलल रेज मिलती है। पैरेलल रेज हमेशा कहां से मिलती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है सर, ये पैरेलल रेज आ गई और सर यहां से ये डाइवर्ज हो गई, सर इससे इनको पीछे, सर ये रेज ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, ये एक्चुअल में नहीं मिलेगी, तो सर इनको मिलाने के लिए जो है पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे। दैट मींस सर आप कहना चाहते हो इसने जबरदस्ती इनको मिलाया है, दैट मींस यहां पे जो इमेज बनेगी सर वो वर्चुअल इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा। क्लियर है इतना? तो चलिए अब सवाल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सर इस पॉइंट को आप देखिए, इससे रेज निकल रही है
जो मिरर के ऊपर पड़ रही है, दैट मीन इंसिडेंट रेज, और सर ये दूर जा रही है तो सर ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा। और सर जब ये मिरर पे टकराती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज जाती है सर वो एक्चुअल में मिली है, तो सर यहां पे रियल इमेज हमें देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ आ गया? सही है। सवाल नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। सर यहां लेंस लगाया है, इस पॉइंट से रेज निकल रही है जो लेंस की तरफ जा रही है, दैट मींस ये दो रेज इंसिडेंट रेज है, और सर ये जो है डाइवर्ज हो रही है, तो सर दैट मींस यहां पे रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन सर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये थोड़ा और डाइवर्ज होगी, दैट मींस ये दूर जाएगी, तो इनको जबरदस्ती पीछे मिलाया गया है, दैट मींस ये वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सो दैट आपको जो है पहचानना आ जाए कहां पे रियल ऑब्जेक्ट होगा, कहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, सो दैट जब हम लेंस वाले पार्ट में आ जाए या स्फेरिकल मिरर में आ जाए तो फिर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर रियल ऑब्जेक्ट कहां है, वर्चुअल। आप जो है जट से बोल देने चाहिए सर ये रियल होगा, ये वर्चुअल होगा। अगर आपने वो बताया, बस यहीं पे जो है कंफ्यूजन होता है रे ऑप्टिक्स में। अगर आपको देखना आया कहां पे रियल ऑब्जेक्ट है, कहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आपको जो है बहुत स्मूथ लगेगा, जो है रियल ऑप्टिक्स से आसान चैप्टर आपको कहीं नहीं लगेगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिए। सर देखिए ये जो रेज है सर ये लेंस की तरफ आ रही है, दैट मीन सर ये होगी इंसिडेंट रेज। तो सर देखिए यहां पर सर इनका हो गया रिफ्रैक्शन, तो सर ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रेज असल में मिल रही है, तो सर यहां पे आपका रियल इमेज देखने को मिलेगा। लेकिन सर ये इंसिडेंट रेज तो है, सर ये क्या है, सर ये एक दूसरे के क्या आना चाहती है, पास आना। आप यहां से भी बोल सकते हैं ये कन्वर्ज होना चाहती है, दैट मींस ये यहां कहीं पे कन्वर्ज हो रही है, दैट मींस जहां पर ये एकदम कन्वर्ज होगी वहां पर ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है। ठीक है, इसको नोट करिए। एक और सवाल करते फिर आगे चलेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ये क्वेश्चन नंबर 9 को। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इसीलिए जो है मैं आपको तैयार कर रहा था इसी सवाल के लिए। ठीक है, ये सवाल अगर आपने कर लिया दैट मींस अब आपको इसके बाद किसी भी सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है सर, तो देखिए यहां पर जो है पॉइंट ओ है, सर यहां पे जो रेज है सर ये लेंस के ऊपर, ये हमारे पास क्या है सर, लेंस है, तो सर ये लेंस के ऊपर पड़ रही है, लेंस की तरफ जा रही है, दैट मीन सर ये इंसिडेंट रेज है। सर क्या है, इंसिडेंट रेज है और दूर जा रही है, दैट मीन डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, दैट मीन सर ये इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा। सर लेंस के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट होगा और उसके लिए इसके साथ कुछ नहीं है, मिरर के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? तो चलिए पॉइंट ए को देखते हैं। पॉइंट ए कहां पर है, यहां पे देखो ये जो रेज है सर ये यहां पर क्या हुई है, सर ये रिफ्रैक्ट हुई है, सर ये आगे चल रही है, सर ये क्या हो रही है, सर ये कन्वर्ज होना चाहती है। देखो सर अगर यहां पर ये मिरर नहीं होता तो क्या ये ए पे सच में मिलती? हाँ सर, तो अगर दैट मीन जब आप जो है इसके रिफ्रैक्टेड रेज को देखोगे तो आपको आगे अगर कोई चीज है तो उसको जो है हटा देना है। यहां पर जब हम इन रिफ्रैक्टेड रेज को देखेंगे तो हम मिरर को ध्यान से हटाएंगे। क्या ये आपको यही चीज जो है एग्जाम में करनी है? देखो ये जहां पे जा रही है रिफ्रैक्टेड रेज, तो ये असल में क्या होती सर, अगर यहां पे ये मिरर नहीं होती तो सर ये ए पे मिल जाती, ये ए पे मिल जाती। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, दैट मींस जो पॉइंट ए है इस मिरर के लिए, इसको इस लेंस को ये मिरर नहीं दिखेगा, इसको लगेगा मेरी रिफ्रैक्टेड रेज जा रही है और वो ए पे इसको दिखते हुए मिलेगी। इस लेंस को लगेगा मेरी रिफ्रैक्टेड रेज ए पे जो है असल में मिल रही है, दैट मींस इसके लिए ये क्या होगा सर, पॉइंट ए इस जो है लेंस के लिए क्या होगा सर, ये इसके लिए होगा रियल इमेज। रियल इमेज सर मिरर के लिए क्या होगा सर, मिरर जो है वो देखेगा मेरी तरफ रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है, मेरी तरफ रिफ्रैक्टेड रेज आ रही है, तो जब इसकी तरफ जो रेज आ रही है, ये दो रेज इसके लिए क्या होगी, इंसिडेंट रेज। क्या ये कन्वर्ज होना चाहती है ए पे, लेकिन सच में ये कन्वर्ज होना चाहती है ए पे, तो अगर ये ए पे कन्वर्ज इंसिडेंट रेज, मिरर के लिए ये रेज क्या होगी, इंसिडेंट रेज, और ये क्या चाहती है, कन्वर्ज होना चाहती है। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल होता है, और अभी हम पढ़ेंगे जो मिरर है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। दैट मीन इसीलिए
क्योंकि जो इस मिरर के लिए जो पॉइंट ए है, इस मिरर के लिए जो पॉइंट ए है वो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसीलिए जो है लेंस को दिखेगा कि ये जो बी है इसको ये इधर दिखेगा, इसीलिए जो लेंस को लगेगा ये जो मेरी रिफ्रैक्टेड रेज है ये रियल इमेज बनाएगी। तो शॉर्ट में आपको कुछ नहीं देखना है सर, ये रे फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये रेज इसकी तरफ आ रही थी तो ये वो जो है लेंस के लिए रियल ऑब्जेक्ट होगा और उसके लिए कुछ नहीं होगा। अब ये रेज क्या है सर, ये रिफ्रैक्टेड रेज अगर हम मिरर को हटा दे तो क्या है असल में मिल जाते हैं, यही तरीका होता है। मिरर को हटाओ सर, ये असल में क्या रियल में मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आगे मिल जाते हैं। कहां पे मिल जाते हैं? ए पॉइंट पे, इसीलिए ए पॉइंट इसका लेंस का रियल इमेज बनेगा। और इसके पास क्या है, इसके लिए जो ये रेज है सर ये इंसिडेंट रेज है, तो ये यहां पे मिलना चाहती है और सॉरी वो नहीं देखेंगे, ये इसके लिए इंसिडेंट रेज है और कन्वर्ज होना चाहती है। तो अगर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, समझ आ गया? अब पॉइंट बी को देखते हैं। अगर आप देखोगे पॉइंट बी, यहां से जो रिफ्लेक्टेड रेज आएगी यहां पे पहुंचेगी, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रेज अब मत यही रुकेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई यहां, इसके बाद ये फिर आगे चलेगी, ये इस लेंस में जाएगी, दैट मींस इस लेंस में फिर इसका जो है रिफ्रैक्शन होगा और फाइनली ये सी पे मिलेगी, फिर हम यहां तक, फिर ये आगे जाएगी उसका हम नहीं देख रहे। सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड रेज भी आगे चलेगी, फिर लेंस में इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर फाइनली इस पॉइंट पे मिलेगी, इसको हम सी बोलेंगे। अब हम पॉइंट बी को देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बी जो है, अगर मैं लेंस को बोलूंगा ये तुम्हारे लिए क्या है, तो ये बोलेगा इससे मेरी तरफ जो है रेज आ रही है, इससे मेरी तरफ कौन सी रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज मेरी तरफ आ रही है और वो दूर जाना चाहती है, तो सर ये मेरे लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर हम मिरर को बोलेंगे, मिरर बोलेगा मेरी तरफ ये जो इंसिडेंट रेज आ रही थी वो यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, दैट मींस मेरे लिए ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये असल में मिल रही है। अगर असल में रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिलेगी तो ये मेरे पास रियल इमेज होगी। अब हम पॉइंट सी को देखते हैं। तो अगर हम लेंस को बोलेंगे पॉइंट सी क्या है, ये बोलेगा ये जो है मेरे पास रिफ्रैक्टेड रेज है और ये असल में मिल रही है, तो ये मेरे पास रियल इमेज होगी। और मिरर को बोलेगा इसके साथ मुझे कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया तो समझ लीजिए आपको आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं कंफ्यूजन हुआ, जब हम लेंस वेंस पढ़ेंगे तो आपको ये तब जो है बिल्कुल मक्खन लगेगा। जब आप फिर से ये सवाल देखोगे आप बोलोगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल इधर मैं क्यों कर रहा हूं, सो दैट आपको जो है रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की जो है पूरी पहचान हो जाए। चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर जो है सबसे पहले आपको समझ होना चाहिए प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर आपने जो है घरों में देखा होगा, जो आपके जो घरों में लगे होते हैं, जिससे आप जो है वॉशरूम में लगाते हैं या अपने डाइनिंग रूम में जिसको लगाते हैं, वो होते हैं हमारे पास प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, असल में जो मिरर होता है, आप अगर ग्लास देखोगे तो ग्लास जनरली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आपको उसके आर पार जो है नजर आता है, आपको उसके आर पार नजर आता है। लेकिन अगर हम उसी ग्लास को फॉर एग्जांपल मैं आपको अब कैसे समझाऊं, एक सेकंड आप दीजिए मुझे। आप ऐसे समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मिरर है, आप इस शीट को एक मिरर समझिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे ग्लास होता है घर में, तो जैसे शीशे लगे होते हैं तो आपको आर पार उसमें नजर आता है, वो जो है सिंपल ग्लास होता है। लेकिन अब अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसी जो है इसको एक साइड में कोटिंग पॉलिश करूंगा, यानी कि इसको एक साइड पेंट वेंट करूंगा, सो दैट ये साइड जो है इस पे ऊपर जो है ये गायब हो जाए, इसके ऊपर मैं कुछ करूंगा, पेंट करूंगा, कोटिंग करूंगा, सो दैट ये वाला साइड क्या हो जाए, ओपेक हो जाए, इधर से लाइट वाइट नहीं आएगी। तो फिर जो है इसका दूसरा साइड जब आप देखोगे, अब जब आप इसको आगे से देखोगे, अब लाइट आर पार नहीं जाएगी, जो लाइट इसके ऊपर पड़ेगी वो आपके ऊपर वापस आएगी। अगर आप ऐसे टॉर्च डालोगे वो सीधे आपकी आंखों के ऊपर पड़ेगी, दैट मींस तभी आप जो है, अगर आप देखोगे सिंपल ग्लास में अपनी इमेज, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप सीधे देखोगे आपको बाहर का नजारा नजर आएगा। लेकिन जब आप इसको एक बार पेंट करोगे एक साइड, पॉलिश करोगे एक साइड, तो दूसरा साइड रिफ्लेक्शन देगा आपको, आप देखोगे आपको अचानक जैसे जैसे पेंट करूंगा वैसे वैसे आपको अपनी नजर जो है, अपनी शक्ल जो है इस मिरर में नजर आती हुई दिखेगी। क्या इतना क्लियर समझ आ गया? सर समझ गए हम। सर जो प्लेन मिरर होता है, सर ये क्या होता है, प्लेन मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास, एक ग्लास का पीस होता है विच इज पॉलिश्ड ऑन द वन साइड, एक साइड हम इसको क्या करते हैं,
पॉलिश करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जिस साइड हम पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट साइड जो होता है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दैट मींस वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बनता है, विच मेक्स इट अदर सरफेस रिफ्लेक्टेड, यानी कि दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन मिलेगा। जिस साइड को आप पॉलिश करोगे उसके अपोजिट साइड हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगा। सर जिस साइड पॉलिश की जाती है, कोटिंग की जाती है, उसको पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं, और जिस साइड फिर रिफ्लेक्शन होगा उसको हम रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ प्लेन मिरर? इसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर्स को डिस्कस। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। ये आपके पास प्लेन मिरर है, यहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्वियसली सर इस ऑब्जेक्ट से जो है इंसिडेंट रे निकलेगी। जैसे ये इंसिडेंट रे, देखो कैसे जो है इमेज बनती है, यहां से इंसिडेंट रे निकली, ठीक है सर, ये किसके ऊपर पड़ गई, सर ये पड़ गई हमारे मिरर के ऊपर। सर जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी। दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे यहां जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे इधर जाना चाहती है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरी रे यहां पे निकालूं तो वो इस कोने पे पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, जितना एंगल यहां पे जो है इंसिडेंट रे बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही है? ठीक है सर। सिमिलरली अगर आप यहां से भी देखोगे, एक अगर मैं यहां से इंसिडेंट रे ले लूं, अगर मैं फिर से यहां पर एक नॉर्मल बनाता हूं, तो क्या आप बोलोगे जितना इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया उतना ही एंगल हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे भी शो करती है। तो फिर से और एक रे में अगर लेना चाहूंगा, फिर से यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, फिर से आपको रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज सर जो है दूर दूर जा रही है, दैट मीन सर ये डाइवर्ज हो रही है, दैट मीन सर ये एक्चुअल में तो नहीं मिलेगी, इनको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको जबरदस्ती जो है ऐसे मिलाते हैं, इसको भी जबरदस्ती मिलाएंगे, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में हम जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करेंगे। और जहां पर ये सारी रेज इंटरसेक्ट करती है, मैंने आपको बोला था जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर इमेज बनेगी। दैट मीन सर यहां तो इमेज बनेगी, लेकिन सर यहां हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, यहां हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। सर ये जो ऑब्जेक्ट है सर, इससे जो रेज निकल रही है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग नेचर की है, तो सर दैट मींस ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो सर मुझे समझ आ गया, अगर मैं इसको रियल ऑब्जेक्ट देता हूं तो ये उसका वर्चुअल इमेज बनाता है। और अभी हमने पीछे देखा, अगर हम इसको वर्चुअल इमेज देते, वर्चुअल ऑब्जेक्ट देते हैं तो ये उसकी रियल इमेज बनाता है। दैट मीन्स फर्स्ट थिंग जो हमें क्लियर हुई यहां पर, जो हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है वो नेचर को उल्टा करता है। दैट मीन्स अगर रियल ऑब्जेक्ट देंगे तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट देंगे तो रियल इमेज बनाएगा। दैट मीन्स ये क्या उल्टा काम करता है, ये कौन सा काम करता है, उल्टा काम। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं जो हमारे पास प्लेन मिरर है, जब प्लेन मिरर, जो हमारे पास प्लेन मिरर जो है सर ये क्या करता है, सर ये रियल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। दैट मींस सर आप कहना चाहते हो ये उल्टा काम करता है, ये उल्टा काम करता है। क्लियर हुआ इतना? पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए जो है और कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने यहां पर जो है लिखे हैं, यहां पर मैंने यही चीजें जो है यहां पे बताई। प्लेन मिरर क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, वो चीज मैंने यहां पे लिखी। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। दैट मींस यहां से आपका एक कंफ्यूजन दूर होना चाहिए जो जनरली बच्चों को होता है। वो क्या समझते हैं, प्लेन मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन हमेशा वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। यहां पे आपसे जो है गलती हो सकती थी। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लेन मिरर है वो अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तो वो उसका उल्टा करके रियल इमेज जो है आपको बनाकर देता है। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय, जो इमेज का जो नेचर होगा जो प्लेन मिरर से बनी हुई होती है इज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के नेचर के अपोजिट। अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोगे तो रियल इमेज मिलेगा, रियल ऑब्जेक्ट दोगे तो वर्चुअल इमेज आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको नोट करिए, फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। हाँ,
तो चलिए अब हम जो है कैरेक्टरिस्टिक 2 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी दूर अगर आप देखोगे प्लेन मिरर के जितने नजदीक आप रहते हो उतनी ही नजदीक आपको अपनी क्या इमेज दिखती है। जितना जितना आप उससे दूर जाते हो आपकी इमेज भी जो है अंदर आपको दूर जाती हुई नजर आती है। दैट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा मिरर से उतनी ही दूर हमारे पास इमेज बनती है मिरर से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जितना दूर मिरर से होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, और इमेज जितनी दूर बनेगी मिरर से उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है सर, आपके पास जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शाबाश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देख लीजिए फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक प्लेन मिरर है, अगर आप यहां पर जो है कोई ऑब्जेक्ट रखते हो इससे x डिस्टेंस दूर, तो जो इसकी इमेज बनेगी सर वो भी x डिस्टेंस दूर ही बनती है। दैट मीन जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर आपका इमेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 मीटर दूर हो तो इमेज भी 2 मीटर दूर ही बनती है। क्या इतना क्लियर हुआ? ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है। सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से आप कितने दूर हो, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है परपेंडिकुलरली, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जो हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर आपका मिरर है तो ये यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो दैट मींस यहां से जो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं वो फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक अगर आप डिस्टेंस लोगे, बोलोगे जो है ये मिरर है और आप बोलोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है क्या? नहीं। हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो मिरर से दूरी होती है, मिरर से कितना दूर है लेकिन परपेंडिकुलरली, दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सर जो है इमेज डिस्टेंस, इमेज यहां पे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों जो है मिरर के परपेंडिकुलरली देखी जाती है। दैट मींस एक चीज और समझ आ गई सर, जो हमारे पास सर इमेज डिस्टेंस क्या होती है सर, इमेज डिस्टेंस एंड सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, शाबाश, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर perpendicular to the mirror, perpendicular to the mirror, ये मिरर के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या इतना समझ आ गया? पहले इतना नोट कर लीजिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो चलिए और एक चीज हम डिस्कस करेंगे, चौथी प्रॉपर्टी अब इसकी क्या होती है। देख लीजिए अगर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक इंसिडेंट रे इससे निकालते हैं। सर ऑब्वियसली जितना एंगल बनाएगी तो ऐसे ये रिफ्लेक्ट होगी। सर दूसरी इंसिडेंट रे यहां पे डालते हैं, सर वो भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है सर। सर इन रेस को ही हम पीछे जो है फिर जबरदस्ती मिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही है। अगर ये दूर जा रही है पीछे मिलाएंगे, दैट मीन जबरदस्ती मिलाना पड़ा। दैट मीन यहां पर जो इमेज बन गई हमारे पास सर, ये हमारे पास जो है वर्चुअल इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई। और सर ये रियल ऑब्जेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इससे कितना दूर बन गई, एक्स डिस्टेंस दूर जो है बन गई, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस दूर है इमेज भी एक्स डिस्टेंस दूर है, तो ये मेरे पास पूरा मिरर था। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है मिरर को आधा किया, यानी कि मैंने थोड़ा सा पार्ट मिरर का रखा, बाकी पार्ट हटाया और ऑब्जेक्ट को वहीं पे रखा। क्या अभी भी इमेज बनेगी? हाँ, चाहे मिरर पूरा हो या मिरर थोड़ा सा हो, इमेज वहीं बनेगी जहां पूरा मिरर बनाएगा। जहां पूरा मिरर ने इमेज बनाई थी वहीं आधा अधूरा मिरर भी इमेज बनाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। दैट मींस सर ये तो आधा अधूरा मिरर है, इससे इमेज कैसे बनेगी? दैट मींस देख लीजिए, इससे आप पहले एक इंसिडेंट रे इसके एक कोने पे डालोगे सर वो रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे कोने पे डालोगे सर वो भी रिफ्लेक्ट होगी। तो सर ये तो मिलने का नाम नहीं है क्योंकि दूर दूर जा रही है, तो सर इनको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। और जहां पे मिलेगी सर वहां पे तो इमेज बनेगी। और देखना जितना दूर ऑब्जेक्ट था आपको मिरर को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, उतना ही दूर इमेज भी बनता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज भी बनती है, चाहे मिरर पूरा हो या आधा अधूरा हो। तो आप यहाँ पे और एक पॉइंट जो है नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको लिख के रखता हूं, तब तक आप वो नोट करिए। हाँ तो चलिए अब हम जो है मैंने यहां पर आपको लिखा है,
आधा अधूरा मिरर, यानी कि मिरर पूरा हो या आधा अधूरा हो, वही इमेज बनाता है। वही मतलब उसी जगह सेम इमेज बनाए, पूरी इमेज बनाएगा या आधी इमेज बनाएगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मिरर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जहां पहले जो है पूरे मिरर ने इमेज बनाई थी, अब अगर मैं उसका छोटा सा पार्ट भी रखूं तो वो भी इमेज वही बनाएगा जहां पूरे मिरर ने इमेज बनाई थी। आधा अधूरा मिरर भी वही इमेज बनाता है जहां पूरा मिरर बनाता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होगी। सर इंटेंसिटी समझ नहीं आई, तो ये देखिए पूरा मिरर है, इस पे अगर मैं और एक रे डालूंगा सर वो भी रिफ्लेक्ट होगी, उसको भी पीछे मिलाऊंगा, और एक रे डालूंगा सर ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी पीछे मिलेगी। सिमिलरली यहां पर भी रेज डालूंगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी आ रही थी। दैट मीन्स यहां से भी मानो 5000 रेज, यहां से 5000 रेज, टोटल 10,000 रेज यहां पे पड़ रही है, तो बहुत चमकता हुआ इमेज आपको नजर आएगा। लेकिन यहां पर तो इतना ही पार्ट है, दैट मीन्स सिर्फ जो इस पार्ट में रेज है सिर्फ वही जो है रिफ्लेक्ट होकर यहां पर मीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पार्ट की रेज यहां तो इस पार्ट में भी रेज पड़ के यहां पर मिल रही थी, लेकिन इस पार्ट की रेज कम हो गई। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 10,000 रेज यहां पर पड़ रही थी, यहां पर सिर्फ इतने पार्ट पे रेज जो है वो पड़ रही है, दैट मीन्स यहां पर 3,000 4,000 रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पड़ रही है। दैट मीन्स यहां पे रेज क्या होगी, कम होगी, तो ये कम चमकेगा, इसी का मतलब होता है इंटेंसिटी कम होगी। दैट मीन्स अगर पूरा मिरर है इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर मिरर के साइज को कम किया जाए तो इंटेंसिटी कम होती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन इमेज जिस जगह पहले बन रही थी, फिर अगर हम मिरर को छोटा भी करें तो इमेज उसी जगह बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? इतने पार्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। तो चलिए अब हम जो है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर के। सबसे पहले जो हम 5 जो है डिस्कस कर चुके हैं, 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर चुके हैं, 5वां क्या होता है, जब आप प्लेन मिरर में देखते हो तो जो आपका साइज होता है तो वही साइज का इमेज आपको जो है देखने को मिलता है। दैट मीन्स इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है। दैट मीन्स अगर मैं ये जो है इस मार्कर की लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है, तो अगर मैं इसकी प्लेन मिरर में इमेज देखना चाहूंगा तो 2 मीटर ही दिखेगा। दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बराबर होता है। 5वीं प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लेन मिरर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, शाबाश, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है साइज ऑफ इमेज के, साइज ऑफ इमेज के। तो अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं इसका मैग्निफिकेशन 1 होता है, क्योंकि जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने साइज का इमेज होगा। दैट मीन इसने कुछ ना तो इमेज को बड़ा किया ना छोटा किया, दैट मीन ना ही मैग्नीफाई किया ना ही डिमिनिश किया। दैट मीन्स इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन 1 होता है। आगे हम मैग्निफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं इसलिए यहां पर ही डिस्कस कर रहे हैं। तो 6th पॉइंट आप कह रहे हो सर इसका जो है मैग्निफिकेशन होता है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास +1। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है, और सर इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, +1 होता है। इतना आप पहले नोट कर लीजिए। हाँ, आई होप कर लिया होगा। तो 7th प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, ये इरेक्ट इमेज बनाता है। दैट मींस अगर आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो, आप जो है कोशिश करिएगा मिरर में अपने आप को देखने की, साथ साथ में, सो दैट ज्यादा क्लियर हो। अगर आप मिरर में अपने आप को देखोगे, अगर आप खड़ा बैठे हो तो आपकी इमेज भी खड़ा ही बनेगी, उल्टा नहीं होगा, आपकी टांगे ऊपर सर नीचे नहीं होगा। दैट मींस अगर आप खड़ा होकर जो है इमेज मिरर की तरफ देखते हो तो आपकी इमेज भी खड़ा ही बनती है। दैट मींस ये सीधी इमेज बनाता है, उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो सर ये कैसी इमेज बनाता है, सर ये हमारे पास इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। दैट मींस सीधी इमेज बनाता है हमारे पास। दैट मींस ये अगर हमारे पास मिरर है तो अगर हमारे पास कोई बंदा जो है वो इस तरीके से, तो उसकी इमेज भी जो है इसी तरीके से खड़ा होती हुई नजर आएगी। क्लियर हुआ ये चीज। उसके बाद 7वां पॉइंट जो हमारे पास होता है, ये क्या होता है, जब आप मिरर में देखोगे तो आपको जनरली अगर मैं हाथ ऐसे कर दूं तो ये हाथ जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा, या मैं इससे आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिरर में इन 2 पेन्स को ऐसे रखूंगा
तो इमेज जो होगी उसमें क्या होगा, अगर मैं मिरर के सामने ऐसे रखता हूं ये और ये, तो इमेज में क्या होगा, ब्लैक आगे आएगा, ये पीछे आएगा। दैट मीन्स ये उल्टा करता है। अगर आपका हाथ ऐसा है, अगर आपका हाथ ऐसा आपने मिरर की तरफ दिखाया तो आपको इमेज इस तरीके से दिखेगा। अगर आप जो है राइट हैंड मिरर की तरफ रखोगे उसकी इमेज आपको ऐसे दिखेगी, ब्लैक जो है सॉरी लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगी। दैट मीन्स जो आपका जो है ये क्या करता है, इमेज को उल्टा करता है, इमेज को उल्टा करता है। यानी कि अगर इधर जो इधर वाले को ऐसे करता है, दैट मीन्स ये उल्टा करता है। इसी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन करता है, क्या करता है, लैटरल इन्वर्जन करता है। ठीक है, 8वीं प्रॉपर्टी क्या है सर, ये लैटरली, ये आपको याद रखना है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा नहीं, ये बस ऐसे उल्टा करता है। आगे ये जो है इधर वाला साइड ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो अगर मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा फॉर एग्जांपल, चलिए पहले आप इतना जो है लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ, तो चलिए देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर P ऐसा है, जब आप मिरर में देखोगे ये इसको उल्टा ऐसे करता है, इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन हो गया। इसीलिए जो इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, जब हम एम्बुलेंस की स्पेलिंग देखते हैं वो उल्टी लिखी हुई होती है, सो दैट जब आप जो है मिरर में देखें तो आपको उसका पूरा जो है पूरा सीधा जो है उसका ऑर्डर दिखे और आपको जो है समझ आए ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो ये कुछ इसका जो है प्रैक्टिकल जो है डे टू डे लाइफ में इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। और मैंने क्या कहा, जितना इमेज ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही दूर इमेज बनेगा। अगर मैं थोड़ा नजदीक चलूंगा तो इमेज भी थोड़ी नजदीक आ जाएगी। आई होप समझ आ गया। तो देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज भी खड़ा ही बनेगी, उल्टा नहीं बनेगा। क्लियर हुआ ये तक। तो ये हमारे पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर जो है वो कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लेन मिरर या किसी भी मिरर का, जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब जो है आपको मैं फील्ड ऑफ व्यू जो हो, इसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ये बहुत आराम से समझाऊंगा। जेडब्ल्यू मेंस ने इसके ऊपर 2-3 बार सवाल पूछा हुआ है। मेंस भी एक बार सवाल पूछ चुका है, सॉरी जो है नीट भी 2-3 बार सवाल पूछ चुका है। तो आपको इस टाइप के सवाल के लिए तैयार रहना है। और ये सवाल उतना मुश्किल सवाल नहीं होता है, बहुत इजी सवाल होता है अगर आपको चीजें क्लियर होती है तो देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास वो रीजन होता है जहां से हमें इमेज नजर आती है। जिस रीजन में हमें इमेज नजर आएगी, जिस रीजन में हमें इमेज नजर आएगी, वही रीजन हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू होता है इमेज का। फील्ड ऑफ व्यू होता है इमेज का। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा फील्ड ऑफ व्यू इमेज का। मैं आपको आज ऑब्जेक्ट का भी फील्ड ऑफ व्यू दिखाऊंगा और फिर उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सवाल करके जो है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच द इमेज कैन बी सीन, जहां से आपको इमेज दिखेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास मिरर है तो इमेज बनेगी, अगर आपके पास मिरर है चाहे वो पूरा हो या आधा अधूरा हो, इमेज बनेगी। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू जो है उसका जो है, अगर आप मिरर को छोटा करोगे फील्ड ऑफ व्यू छोटा होगा। दैट मीन्स इमेज का बनना और इमेज का दिखना, अगर आपके पास मिरर है तो इमेज बनेगी, लेकिन उस इमेज को देखने के लिए आपको उसके फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। आपने जनरली देखा होगा, अगर आपके पास जो है, जब आप जो है शीशे के सामने होता है तो आपको अपना आप नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप उससे दूर हटते हो, लेकिन तब भी आपकी इमेज बन रही होती है, लेकिन आपको नहीं दिख रही होती है। लेकिन वहां पे मिरर के सामने अगर कोई बंदा होगा तो अगर आप मिरर से दूर भी होते हो थोड़े साइड, फिर भी वो आपकी इमेज को देख लेता है। क्यों? क्योंकि आप जब तक मिरर है तब तक आपकी इमेज बन रही है। दैट मींस इमेज तो बन रही है, लेकिन इमेज का बनना और दिखना अलग चीज क्यों है? आप इमेज को तभी देख पाओगे जब उसकी फील्ड ऑफ व्यू में आप होगे। तो ये बात अभी आपको और क्लियर समझ आएगी। तो चलिए मैं आपको जो है समझाना की कोशिश करता हूं। यहां पर पहले देख लीजिए, ये आपके पास जो है, मान लीजिए ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है सर। तो मान लीजिए सर आपने मिरर के सामने कोई चीज रखी है, ठीक है सर। तो सर ऑब्वियसली सर इससे क्या निकलेगी सर, इससे एक इंसिडेंट रे निकलेगी
सर वो इस मिरर के ऊपर पड़ेगी और सर ये जो है निकल जाएगी। अंदर की रेज हम जनरली नहीं दिखाते क्योंकि हम जनरली एक्सट्रीम रेज दिखाते सो दैट हमें जो है ऑब्जेक्ट की जो है सॉरी इमेज की लोकेशन पता चले, बाकी जो हम इस पे हजारों रेज डाल सकते हैं। क्लियर है? तो सर एक रे में यहां से निकालूंगा सर वो रिफ्लेक्ट होकर इधर से चली जाएगी। सर अभी आपने बोला सर जितनी दूर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर में उतनी ही दूर मेरे पास इमेज भी बनती है। मान लीजिए सर ये x डिस्टेंस दूर है तो सर जो मेरी इमेज है सर आपके मुताबिक वो भी x डिस्टेंस दूर बननी चाहिए। तो सर चलिए मैं इनको जो है एक्सटेंड करता हूं, मैं इसको भी क्या करता हूं एक्सटेंड करता हूं। तो ये मैं पहले आपको दिखाता हूं ये होता क्यों है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे ये जो है ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है? हाँ सर। तो सर दैट मीन जो एंगल इधर बना होगा, जो एंगल इधर बना होगा तो मैं क्या बोलूं जब मैंने इसको एज इट इज, क्योंकि मैंने तो इसी रे को जो है एक्सटेंड किया, दैट मीन सर यहां भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। इतना आपको समझ आ गया? जो एंगल यहां है वही एंगल यहां पर भी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये एंगल भी थीटा होता है, क्योंकि जितना इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी उतना ही रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या आपको ये z बनता हुआ नजर आ रहा है? तो सर दैट मींस ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो सर ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों का ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है क्या इन दोनों का सेम है? ये दोनों का एंगल भी बराबर है और दोनों का परपेंडिकुलर भी सेम है और दोनों का ये हाइपोटेन्यूज भी बराबर है। तो ऑब्वियसली ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों की बेस भी बराबर होगी, जब दोनों की बेस भी बराबर होगी। मैं फिर से समझाता हूं, ये दो ट्रायंगल्स को आप देख लीजिए, इन दोनों में दोनों का एंगल भी बराबर, तो दैट मीन ये साइड भी बराबर, ये दोनों का कॉमन साइड है और ये साइड तो दोनों का बराबर है। तो ये तो तभी हो सकता है जब ऑब्वियसली क्या होगा सर, या दैट मीन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी सर? बराबर होगी, क्योंकि ये एंगल बराबर है और ये साइड तो कॉमन है। दैट मीन ये तभी पॉसिबल है जब ये साइड भी बराबर होगा और ये साइड भी बराबर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस बराबर होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अब जो है नया डायग्राम बना के आपको फील्ड ऑफ व्यू जो है वो समझा देता हूं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है सर, ये आपके पास एक मिरर है, इसके सामने मैंने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ओ रखा है। चलिए तो इससे रे निकलेगी सर, ये इसके ऊपर पड़ेगी और सर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी। सर सिमिलरली और एक रे यहां पे पड़ेगी, ये यहां से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। सर आप इनको एक्सटेंड करके यहां पर जो है जबरदस्ती मिलाना चाहोगे तो सर ये आपका जो है रियल ऑब्जेक्ट था, ये इसकी वर्चुअल इमेज तैयार हो गई। तो देखो यहां पे देखो एक्सट्रीम लाइन, इससे आगे वाली लाइन जो जाएगी, इससे आगे वाली लाइन जो जाएगी सर वो मिरर से नहीं टकराएगी, वो एज इट इज चली गई। सर इसके जस्ट आगे वाली लाइन जो जाएगी सर वो मिरर से नहीं टकराएगी, वो एज इट इज। इससे जस्ट इधर वाली लाइन जो है वो इसके साथ टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर आया समझ? तो चलिए मैं इसको अभी मिटाता हूं सो दैट आपको फर्दर कंफ्यूजन अभी ना हो। अभी बस आप इतना समझ लीजिए। तो दैट मीन्स यहां पर जो है ये रिफ्लेक्टेड रे, इसके आगे कोई जो है रिफ्लेक्टेड रे नजर नहीं आएगी, जो रे जाएगी वो सीधे पास होगी। दैट मींस ये आखिरी रिफ्लेक्टेड रे है इस कोने पे, और इस कोने पे ये जो है मेरे पास आखिरी रिफ्लेक्टेड रे है। तो दैट मींस सारी रिफ्लेक्टेड रे इन दो रिफ्लेक्टेड रेज के दरमियान होगी। दैट मींस यही जो रीजन मैंने यहां पर बनाया, इसी रीजन को मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ व्यू, इसी को मैं बोलूंगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। ये मेरे पास इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इस रीजन में अगर मैं कहीं पर भी होता हूं इन दो रिफ्लेक्टेड रेज के दरमियान तो मुझे इमेज नजर आएगी, लेकिन अगर मैं एक बार यहां पर खड़ा हुआ तो मुझे कोई इमेज नजर नहीं आएगी, और अगर मैं यहां पे रहा तो मुझे कोई इमेज नजर नहीं आएगी। तो दैट मीन्स अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर मैंने ऑब्जर्वर यहां पर रखा है, वो इस आंख से देख रहा है, तो क्या उसको इमेज दिखेगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है। तो ठीक है, तो सर ये जो है ये मेरे पास ऑब्जर्वर ए है। तो चलिए मैं इसका नाम देता हूं, ये है बाला। ये कौन है? ये है बाला।
तो क्या बाला को इमेज दिखेगी? हाँ, बाला को इमेज दिखेगी। और यहां पर एक है, यहां पर जो है मैंने जो है दूसरी आंख इधर रखी है, यहां पे दूसरा ऑब्जर्वर है, इसका नाम है लाला। अब लाला जो है वो भी यहां पे बैठा हुआ है, क्या उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है, सिर्फ इस रीजन में हमें इमेज नजर आएगी। दैट मींस बाला को बिल्कुल नजर आएगी इमेज, और जो लाला है उसको इमेज नजर नहीं आएगी। लेकिन मिरर ने तो इमेज बनाई है, दैट मींस इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बात है। अगर मैं बाला से बोलूंगा इमेज बनी है, हाँ इमेज तो बन गई है, लेकिन बाला को इमेज दिख रही है, लाला को नहीं दिख रही है, क्योंकि बाला फील्ड ऑफ व्यू में है और लाला फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। इसीलिए मैंने बोला था इमेज का बनना और इमेज का दिखना अलग अलग बात होती है। यहां पर मैं ये जो है लिख लेता हूं, शाबाश आप भी लिखिए। इमेज का बनना, इमेज का बनना, इमेज का बनना और जो है इमेज का दिखना, इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। सर कैसे? क्योंकि इमेज तो बन रही है, जब तक यहां पे देखोगे, आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, इसकी इमेज बनी, लेकिन अब एक बंदे को इसकी इमेज दिख रही है, लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको बिल्कुल इमेज नहीं दिख रही है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो बंदा है ये इस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में है, यानी कि इसको इमेज दिखेगी। यहां पर जो ये बंदा है ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। अगर ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है तो इसको इमेज नहीं दिख सकती है। अगरचे इमेज बन रही है, मिरर ने इमेज बनाई है, लेकिन इसको इमेज नहीं दिखेगी क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। दैट मींस इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये दोनों चीजें हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। सर कैसे अलग अलग चीजें हैं? क्योंकि इमेज को देखने के लिए आपको इमेज की फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ता है। क्या बोला आपने सर? दैट मींस इमेज को देखने के लिए, इमेज को देखने के लिए, इमेज को देखने के लिए, इमेज को देखने के लिए आपको इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में हो तो आपको इमेज दिखेगी, अदरवाइज आपको इमेज नहीं दिखेगी। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अगर मैं यहां पर और एक ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा कर दूं, क्या इसको इमेज दिखेगी? नहीं सर, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। तो ये जो मैंने फील्ड ऑफ व्यू बनाया, ये मैंने इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाया। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यहां पर मैंने ऑब्जर्वर 1 बनाया, यहां पर 2 बनाया, यहां पर 3 बनाया, यहां पर 4 बनाया, तो इनमें जो ऑब्जर्वर 1 है उसको इमेज दिखेगी क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है। ऑब्जर्वर 2 सर इसको नहीं दिखेगी, ये फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। ऑब्जर्वर 4 भी बाहर है, ऑब्जर्वर 3 भी बाहर है। तो ये तो हो गया इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। लेकिन कभी कभी वो आपसे जो है ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू भी एडवांस लेवल पे पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको दोनों चीजें जो है वो समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जो है लग रहा है आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो अब मैं थोड़ा सा इसको और एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, तो देखिए ये चीज मैं वापस यहां पर लिख दी है सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? ये चीजें यहां पर बना दी है। तो चलिए अब मैं आपको ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू दिखाता हूं, तो ध्यान से देखना। फिर से हम एक बार यहां पर देख लीजिए। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपको वो एज इट जो है, आपको अगर वो आप दिमाग में रखोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जब भी आपको फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना होगा तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकालनी है और मिरर के 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ड्रॉ करनी है। देखिए सर, इसका एक एक्सट्रीम आखिरी पॉइंट जो है सर वो यहां पर है, डाल दीजिए यहां पर। सर यहां पे रिफ्लेक्शन होकर इधर से जो है रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। सर फिर से यहां पर क्या कर दीजिए, यहां पर जो है ड्रॉ कर दीजिए आखिरी इंसिडेंट रे, और वो सर यहां से निकल जाएगी।
ये होता है एक तरीका। जनरली हम मोस्टली यही तरीका करेंगे, मिरर के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करके, ये जो है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का जो रीजन आ गया, इसके बीच का इन दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज का जो रीजन आ गया, इसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। या तो दूसरा तरीका, क्योंकि प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है सर ऑब्वियसली उतनी ही दूर हमारे पास इमेज भी बनती है, ऑब्वियसली ये वर्चुअल इमेज होगी। तो सर क्या कर दीजिए, इन दो पॉइंट्स को क्या कर लीजिए, ज्वाइन करिए और इसको एक्सटेंड करके आप खींच सकते हो। लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा मेथड क्या है, सिंपल, ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे निकालिए, ये एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रेज हमें फील्ड ऑफ व्यू देगी। सर ये किसका फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू किसका, इमेज का। लेकिन सर आप तो कह रहे थे ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू बताओगे, तो देखो ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। सर देखो इसके अंदर अगर मैं कोई भी रे डालूंगा उसका रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्लेक्शन होगा दैट मींस वो इमेज बनने में कंट्रीब्यूशन देगी, दैट मींस उससे मुझे फायदा नहीं होगा। लेकिन सर ये जो है सबसे आखिरी रे यहां पर है, इससे जस्ट उधर अगर रे चली जाए, इससे ऑब्वियसली ये अगर सोर्स है दैट मींस सर इसमें रिफ्लेक्ट, इससे रेज तो ऐसे भी निकल रही होंगी सर, कुछ रे ऐसे निकल रही होंगी, हाँ सर, सर कोई रे तो ऐसे निकल रही होगी, ठीक है सर। सर एक रे होगी जो जस्ट इस ब्लैक लाइन के नीचे होगी, सर ये तो वो आखिरी रे है जिसका रिफ्लेक्शन हुआ है, इसके बाद जो भी रे जाएगी सर वो तो एज इट इज पास हो जाएगी, एज इट इज पास हो जाएगी। सर सिमिलरली तो यहां पर भी होगा, इसके जस्ट बाद जो रे जाएगी दैट मींस सर इसका तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट की रे है एज इट इज चली गई। सर ऐसे भी रेज निकलेगी, हाँ सर ऐसे भी तो रेज निकलेगी, सर इससे तो कुछ रे ऐसे भी, कुछ ऐसे भी, कुछ ऐसे भी, कुछ ऐसे भी। तो सर मुझे समझ आ रहा है सर जिस रीजन में इंसिडेंट रे दिखे और सर उनका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा हो वो मुझे ऑब्जेक्ट का क्या देगा, सर वो ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू देगा। दैट मींस सर ये तो है इसके, ये तो वो लास्ट इंसिडेंट रे है जिसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसके जस्ट बाद जो है रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा, दैट मींस यहां से लेकर पूरा इस वाली रे तक मेरे पास किसका होगा, सर ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। सर ये आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो फिर तो बात ही खत्म होगी। क्या आपको समझ आ गया? सर देख लीजिए फिर से और एक बार, मैं और एक कलर से इसको दिखाना चाहूंगा। सर ये जो है ये वाला रीजन यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, सर यहां से यहां तक जो रीजन है सर ये फील्ड ऑफ व्यू है इमेज का। सर यहां से लेके ये सारा रीजन जो है ये फील्ड ऑफ व्यू है ऑब्जेक्ट का। अब मैं आपसे कुछ सवाल जो है वो पूछने की कोशिश करूंगा। मेरे जो है सबसे पहला ऑब्जर्वर जो है, मैंने सबसे पहला ऑब्जर्वर यहां पर रखा है, ऑब्जर्वर 1। तो ऑब्जर्वर 1 जो है क्या इसको इमेज दिखेगी? हाँ सर देख लीजिए ये जो है इमेज के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, तो सर ऑब्जर्वर 1 को इमेज दिखेगी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, हमारे पास जो है ऑब्जर्वर 1, हमारे पास जो सर ऑब्जर्वर 1 है सर इसको इमेज दिखेगी, इसको इमेज, सर इसको इमेज दिखेगी, इसको इमेज दिखेगी, इसको इमेज दिखेगी। और सर क्या इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा? क्या सर ये ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में है? हाँ सर, तो सर इसको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। दैट मींस सर मुझे यहां पर एक चीज समझ आ रही है, सर ये जो ऑब्जर्वर 1 है, सर ये जो ऑब्जर्वर 1 है, अब मैं इसको कैसे लिखूं? तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूं। सर ऑब्जर्वर जो मेरे पास ऑब्जर्वर 1 है सर इसको क्या है, ऑब्जर्वर 1 दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ऑब्जेक्ट देख सकता है। दैट मीन्स सर इसको इमेज भी दिखेगी और सर इसको ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये हो गया ऑब्जर्वर 1। सर अब मैं यहां पर जो है सर, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर ऑब्जर्वर 2 को रख रहा हूं। सर जो यहां पर ऑब्जर्वर 2 है सर देखिए ये इमेज के फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है सर, दैट मींस इसको इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन सर देखिए अभी जो है ऑब्जेक्ट का जो है फील्ड ऑफ व्यू यहां तक है, दैट मींस सर इसको ऑब्जेक्ट दिखेगा। ऑब्जर्वर 2
को सिर्फ ऑब्जर्वर टू को सिर्फ ऑब्जर्वर टू को सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अभी तक जो है सर ने कितने लेक्चर लिए, 6 लेक्चर लिए, और एक चीज जो है 6 लेक्चर क्यों लगे हमें यहां तक आने में, उसमें कुछ लेक्चर जो है वो है 20 मिनट 30 मिनट के, और एक चीज जो है 6 लेक्चर क्यों लगे यहां तक, क्योंकि इस लेवल पे जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर मैं ऊपर ऊपर से निकाल के जाऊंगा, जैसे पेड कोर्सेज होते हैं, वहां पे बच्चा आ गया, पैसे दे दिया, आप जैसा करना है वैसा करो उसके साथ, समझ पूरा मत समझाओ, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो वो दे चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि अगर वहां प्रॉब्लम नहीं होते तो बच्चे यूट्यूब पे क्यों देखने आते हैं, दैट मीन्स देयर विल बी द प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम है तभी तो आप जो है बच्चे यूट्यूब पे आते हैं। दैट मीन्स अब मैं क्या कहूं, एक तो वो चीज होते, कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे होते जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए जो है मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स डाल रहा हूं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, जैसे ही मेरा जो है लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया है, जुलाई 2025 में मैंने अपना जो है बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, और बीटेक के फाइनल ईयर में ही मेरी पहली जॉब लगी थी, और उसका एलपीए कितना था, 14 लाख एलपीए था। वेदांता लिमिटेड एक ऑयल एंड गैस की बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है, वहां पर मेरा जो है कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। बट मेरा जो इंटरेस्ट था वो टीचिंग के रिलेटेड ही था, इसीलिए जो है मैंने टीचिंग को ही जो है प्रेफर किया, एंड आई हैव नॉट ज्वाइन द कंपनी, ठीक है। और सेकंड चीज अगर मैं आपको बोल दूं, तो उसके बाद 2-3 महीने बाद मैंने अप्लाई करा हुआ था फिजिक्स वाला में, तो फिर मेरा वहां भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वहां पर भी जो है मैंने थोड़े टाइम की बात ही जो है छोड़ दिया, क्योंकि मेरा जो है, क्योंकि ऑफलाइन में जब आप पूरा जो है वो हो जाते हो, तो वहां पर जो है ऑनलाइन में आने में तकरीबन 4-5 साल तो हो जाते, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उससे पहले ही, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे जो है कंटेंट अपलोड जो है करने का पहले से ही मैंने सोचा था, क्योंकि आप देखोगे मेरे जो पहले लेक्चर्स है वो 2021 के हैं, तब मैंने जो है खुद पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा 12th के साथ ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, अपना दोस्त था। तो जैसे मैं वापस आया था चंडीगढ़ से, क्योंकि मैंने एलन चंडीगढ़ से पढ़ा हुआ था, तो वो जो बच्चा मुझे मिला था उसने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो थोड़ा सा परेशान लगा, और वो एक्चुअली में ड्रॉप ईयर में थे वो, और मैं एकदम फ्रेशर था, तो कुछ बचे हुए थे एग्जाम में 2-2.5 महीने। तो फिर मैं सोचा, तो चलो मैं सोचा कि थोड़ा बहुत हेल्प मैं कर देता हूँ, तो फिर मैंने क्या किया, उसको तो तब क्योंकि सारा आता था, तीनों टॉपिक्स, तीनों जो है चीजें उसको पढ़ा दी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी, और उसका भी सिलेक्शन हुआ, और वो जो है मैकेनिकल जो है इंजीनियरिंग करके उसका भी जो है प्लेसमेंट लग चुका है। तो दैट मीन जो है वहां से मेरा जर्नी जो है स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जो है मैं आपको क्या समझा रहा था, मुझे जो है थोड़ा टाइम में देता हूं, मैं बहुत आराम से समझाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे को पूरा समझ आए। कमजोर से कमजोर बच्चा, जिस बेचारे को जो है उतना अच्छा फाउंडेशन नहीं मिला है 9th-10th में, तो दैट मीन्स क्या मतलब है, अब वो डिजर्व नहीं करता है आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्यों नहीं कर सकता है। अगर टीचर थोड़ा आराम से, थोड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दो आप देखोगे बाकी जगह अगर रेयोटिक्स को 20-25 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, सॉरी 18-20 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, तो यहां हो सकता है मैक्सिमम जो है हम जो है 22-23 लेक्चर में, दैट मीन्स 5-6 घंटे का ही फर्क होगा, और वहां पे लेक्चर होते हैं 2-2 घंटे के, और मेरा लेक्चर होता है 1 घंटे का। दैट मीन्स अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली मैं कवर तो सारा ही कर रहा हूं, सेम ही टाइम लगता है। अब आपको यहाँ पे वीडियो की लेंथ में छोटी रख रहा हूं, सो दैट बच्चे को ग्रास्प करने में मदद हो, और जो है बच्चा जो है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेवल से भी स्टार्ट करूंगा, तो जो है जो कमजोर बच्चा होगा, सॉरी कमजोर इन द सेंस जिसको थोड़ा, क्योंकि बेसिक जो है वीक रह गए, अगर मैं थोड़ा सा जो है बेसिक भी जो है कवर करके ले जाऊं, तो बच्चे को ज्यादा मजा आएगा, उसको ज्यादा ग्रास्प जो है स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अंदर जो है अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा। सॉरी जो है थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशन की तरफ जो है लेक्चर चला गया, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दैट मींस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इसको सिर्फ क्या दिखेगा सर, इसको सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि इसको इमेज नहीं दिखेगा।
चलिए सर, यहां पर जो है मैंने फिर से और एक जो है ऑब्जर्वर रखा है। सर देखिए, ये इमेज के फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है, तो सर इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा, इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज नहीं दिखेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं इधर एक ऑब्जेक्ट को जो है रखूं, अगर मैं यहां पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखूं, इस जगह पे सॉरी ऑब्जर्वर रखूंगा, तो इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? आप बोलोगे सर यहां इमेज है, सीधे इमेज दिखेगी। अरे ये इमेज इसको नहीं दिखेगी। ये आपने कभी देखा है, जब आप मिरर के सामने होते हो तो आपकी इमेज लगती है मिरर के अंदर है। अब कोई बंदा मिरर के पीछे जाके थोड़ी आपकी इमेज देख सकता है? नहीं देख सकता है। वही बात हुई। तो ये हम चलो, अगर आपको वो चीज नहीं भी समझ आती है तो यानी कि इमेजिन नहीं कर पाते हो, तो डायरेक्ट समझो क्या ये इसके फील्ड ऑफ व्यू, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कहां से? सर यहां से यहां तक, ये उसके बाहर है सर, इसको कुछ नहीं दिखेगा। सर क्या ये ऑब्जेक्ट के, देखिए ऑब्जेक्ट की आखिरी लाइन यहां, आखिरी लाइन यहां, दैट मीन ना तो ये इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में है ना ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में है। दैट मीन इसको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा सवाल आपको एडवांस या मेंस का बहुत अच्छे लेवल का सवाल आपसे पूछ सकता है। वो 3-4 ऑब्जर्वर आपको ऐसे देगा, डायग्राम बनी हुई होगी, और वो आपसे पूछेगा किसको इमेज दिखेगी, किसको इमेज नहीं दिखेगी, इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और अंदर की बातें समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए अब कुछ और चीजें हम डिस्कस करते हैं। यहां पर फिर से आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक मिरर है, फिर से मैंने बनाया, यहां पर हमने जो है ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, तो सर देख लीजिए फील्ड ऑफ व्यू अगर आपको इसका बनाना है तो सर देख लीजिए, यहां पर एक रे डाल दीजिए और एक रे इस एक्सट्रीम पॉइंट पे डाल के उसको रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। तो सर ये इसका क्या हो गया? सर ये इसका हो गया फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। सर ये इमेज का फील्ड ऑफ व्यू हो गया। लेकिन ध्यान से देखना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। मैंने जो है मिरर को क्या किया, मैंने मिरर को अब थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा, मिरर को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया। तो सर अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। इस पॉइंट पे डालो एक इंसिडेंट रे इस वाले पॉइंट पे और उसको रिफ्लेक्ट करवाओ। ठीक है सर, दूसरी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे डालो और सर उसको रिफ्लेक्ट करवाओ। तो सर ये मेरा जो है नया फील्ड ऑफ व्यू हो गया। सर यहां पर आप देखिए फील्ड ऑफ व्यू इतना बड़ा है, और जब आपने मिरर की पोजीशन को चेंज किया तो फील्ड ऑफ व्यू बदल गया, छोटा हो गया। दैट मींस अगर मैं पोजीशन ऑफ मिरर चेंज करता हूं तो फील्ड ऑफ व्यू चेंज होता है। सिमिलरली अगर मैं अभी इस मिरर को आधा करूं तो यहां पर फील्ड ऑफ व्यू आधा हो जाएगा। दैट मींस मिरर की पोजीशन और मिरर के साइज पे फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करता है। तो सर क्या आपने समझाया? दैट मींस जो हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, मैं पूरा लिखता हूं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज इज डिपेंडेंट, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज डिपेंड्स, शाबाश, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन पहली चीज, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? पोजीशन ऑफ मिरर। ये किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। यहां पर वही साइज का मिरर और यहां पर भी उसी साइज का मिरर, लेकिन जैसे मैंने मिरर को ऊपर खिसकाया फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो गया। दैट मींस ये पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलूं, ये साइज ऑफ मिरर पे भी डिपेंड करता है। छोटा साइज छोटा फील्ड ऑफ व्यू, दैट मींस ये साइज ऑफ मिरर पे भी डिपेंड करता है, ये साइज ऑफ मिरर पे भी डिपेंड करता है। दैट मींस फील्ड ऑफ व्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि असर्शन रीजन के जो सवाल होते हैं वो अक्सर इन्हीं बातों पे जो है पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका देखा जाता है। क्लियर है इतना? आई होप ये चीज भी जो है आपको समझ आ गया होगा फील्ड ऑफ व्यू में। और एक चीज जो है याद रखना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर जो है फॉर एग्जांपल इतने साइज का जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये जो है ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज भी जो है इतने साइज का ही बनेगा। लेकिन सर अगर मैंने पोजीशन ऑफ मिरर शिफ्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो है अगर ऑब्जेक्ट इतने साइज का है
तो आपका इमेज भी उतने साइज का ही होगा। दैट मीन्स एक चीज यहां पर क्लियर मुझे समझ आ रही है, चाहे तुम मिरर को छोटा करो या बड़ा करो, मिरर की पोजीशन चेंज करो या ना करो, जो साइज ऑफ इमेज है वो डिपेंड नहीं करेगा। इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। लेकिन सर हम तो पढ़ते हैं जब हमें पूरा इमेज देखना होता है तो साइज ऑफ मिरर h/2 होता है। यहां पे कंफ्यूजन होता है, वो आपको देखना होता है देखने के लिए, लेकिन देखने की बात नहीं हो रही है। अगर आपका हाइट h है तो आपकी इमेज h ही बनेगी, आपकी इमेज भी h हाइट की बनेगी। लेकिन अब अगर आपको उसको देखना होगा फिर वो साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको उसकी फील्ड ऑफ व्यू में आना पड़ेगा, और मैं पहले ही बोल चुका हूं फील्ड ऑफ व्यू पोजीशन पे भी डिपेंड करता है और मिरर के साइज पे भी डिपेंड करता है। आई होप जो है ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। सर आपने क्या बोला? दैट मीन जो साइज ऑफ इमेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइज ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है ऑफ, पहली चीज पोजीशन ऑफ मिरर, ये पोजीशन ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करती है। इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड है, ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा साइज ऑफ मिरर, यहां पर बच्चे को गलती होती है, इसलिए मैंने थोड़ा पीछे जो है इसको रख के अब आपको समझा दिया है। समझ आ गया? फील्ड ऑफ व्यू में ही तो आपको इमेज नजर आएगी। दैट मीन अगर आपको अपने आप की पूरी इमेज देखनी है तो h/2 होती है, ये हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी इमेज बनेगी h हाइट की। अगर आपकी हाइट h है तो मिरर कहीं भी हो आपकी हाइट उतनी ही मिरर में बनेगी। लेकिन अगर आपको उसको देखना है तो फिर आपको जो है मिरर की, क्योंकि आपको उसकी फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा। फील्ड ऑफ व्यू में जाओगे तो दैट मींस वो तो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, आपने मिरर कहां पे रखा है और आपके मिरर का साइज क्या है। क्लियर हुआ? आई होप जो है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम जो है इस लेक्चर को यहां पर ही रोकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो है इसका लेंथ बहुत जो है बढ़ जाएगा। अदरवाइज मेरा जो है अभी मैं पूरा एनर्जी में था, मैंने सोचा था कुछ न्यूमेरिकल्स भी अब हम डिस्कस करेंगे। सो दैट अब जो है इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जेईई मेंस में आया हुआ इसका जो है क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस करेंगे क्लास में ही, ठीक है। और उसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम जो है मिरर को जो है, मिरर की जो है हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन दी हुई होगी, फिर हम जो है मिरर और इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम जो है नंबर ऑफ इमेजेस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छे से देखते रहिए लेक्चर्स, अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।